हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है आज का। 3 नए क्रिमिनल लॉज देश में लागू हो चुके हैं। जो भारत में क्रिमिनल लॉ था वो अंग्रेजों की देन था। आज कहा जा रहा है कि हम भारतीयता की तरफ लौट रहे हैं। हमने स्वदेशी कानून बनाए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं भारत सरकार के गृह मंत्रालय का और भारत की संसद का कि उसने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष मुझे पेश होने की इज्जत दी और मैंने वहां पर अपने विचार स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखे। जिस तरह की तैयारी भारत सरकार ने इन कानूनों को लागू करने की पुलिस स्टेशंस बढ़ाए गए, पुलिस स्टेशंस में डिजिटाइजेशन का काम हुआ, पर्सनेल की ट्रेनिंग हुई, फॉरेंसिक लैब्स एस्टेब्लिश करने का इनिशिएटिव लिया गया और देश में पहली बार कानूनों के बारे में जनता को अवगत और अवेयर कराने की मुहिम सरकार ने उठाई। मैं कानून का अध्यापक हूं। मैंने क्रिमिनल लॉ अपने उस्ताद प्रोफेसर जकरिया सिद्दीकी से पढ़ा और एविडेंस लॉ एक बहुत आउटस्टैंडिंग टीचर अहमद सिद्दीक साहब से पढ़ा। मेरी ट्रेनिंग मॉडर्न लिबरल क्रिमिनल लॉ के उसूलों में हुई। मैं जब इन लॉस को देखता हूं तो मेरा नजरिया आम नजरिए से थोड़ा अलग है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आपने इन 3 लॉस पर YouTube में बहुत से वीडियो देखे हैं। आज के इस वीडियो को आप गौर से आखिर तक देखें, क्योंकि जो बातें इस वीडियो में मैं आपसे करने जा रहा हूं वो किसी ने किसी वीडियो में अभी तक नहीं बताई। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज एक जनता का चैनल है। मेरे दर्शक मुझसे कहते हैं कि आप इस विषय पर बोलें, उस विषय पर मैं बोलता हूं। उनकी रिक्वेस्ट पर कि आप क्रिमिनल लॉ सीरीज एक बनाएं और बताएं कि नए लॉस क्या हैं, पुराने लॉस क्या थे, क्या उनमें कमियां थीं जिनको पूरा किया गया है, क्या नए कानून में कमियां आ गई हैं, उनको कैसे खत्म किया जा सकता है। मैं आज इन बातों का जिक्र करने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले एक बुनियादी उसूल आपको बता दूं। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि किसी देश के सिविलाइजेशन की मैच्योरिटी को अगर देखना हो तो उस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखो, उस देश की जेलों को देखो। हम अपने कैदियों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, ये वो पैरामीटर है और बैरोमीटर है जो बताएगा हम कितने सभ्य हैं। पहले यह समझना जरूरी है कि अंग्रेजों ने किस लॉ को हटाकर ये इंडियन पिनल कोड बनाई थी, ये एविडेंस लॉ बनाया था, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बनाया था। एक बात तो मैं यहीं पर कह दूं कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अंग्रेजों ने जो बनाया था उसे तो हम पहले ही हटा चुके हैं। वो तो 1973 में ही हमने रिप्लेस कर नई कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बना दी और उसमें विक्टिम के कंपनसेशन का भी प्रावधान कर दिया और फिर कई और उसमें अमेंडमेंट कर प्ली बार्गेनिंग वगैरह के प्रावधान भी कर दिए। अरेस्ट के लॉ को ह्यूमनाइज और लिबर्टी ओरिएंटेड भी हमने अमेंडमेंट से बना दिया।
इसलिए ये कहना कि ये तीनों ब्रिटिश लॉ थे जो हटाए गए, ये अपने आप में सही नहीं होगा, क्योंकि कम से कम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तो स्वतंत्रता के बाद 41वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बिना पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने बनाई थी। आइए पहले प्रश्न की तरफ आएं। देश में अंग्रेजों से आने से पहले मुसलमान राजपूतों का राज था, जिसे आप मुगल दौर कहते हैं। मैं उसमें मुगल राजपूत टर्म बेहतर समझता हूं, क्योंकि मुगलों के दौरे हुकूमत में राजपूतों का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व था। आपको मालूम है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो फेमस अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हो रही है, उसमें अकबर तो मैदान जंग में था ही नहीं। मुगल फौजों का नेतृत्व तो राजा मान सिंह कर रहे थे, और महाराणा प्रताप के फौजियों में एक बहुत बड़ी तादाद अफगान फौजियों की थी, जिनकी रियल लॉयल्टी अफगान किंग, जिसने हुमायूं को यानी मुगलों को भारत से भगाया था, शेर शाह, उसको थी। इसलिए इसको इस धर्म और उस धर्म में समझना सही नहीं है। मुगल दौर में चाहे पूरी तरह यकीनन शरिया को लागू ना किया गया हो, मुगल दौर चाहे पूरी तरह एक इस्लामिक हुकूमत ना हो, फिर भी जो क्रिमिनल लॉ था वो ज्यादातर इस्लामिक लॉ पर बेस था। इस्लामिक लॉ को इस देश से खत्म करने का सबसे बड़ा योगदान अंग्रेजों को जाता है। और इस्लामिक लॉ आने से पहले देश में हिंदू लॉ था। प्राचीन काल में हमारा दंड देने का सिस्टम तो मनुस्मृति पर बेस था, याज्ञवल्क्य के स्मृति पर बेस था। आज हम ये कह रहे हैं कि हमने दंड को हटा दिया। इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता में ये जो दंड शब्द है, हमने इसको हटा दिया और न्याय बना दिया, और ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है और स्वागत योग्य कदम है। अगर वाकई में हम दंड को न्याय से हटाएं तो ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा क्रिमिनल लॉ को ह्यूमनाइज करने का, संविधान के कंपेटेबल बनाने का। लेकिन अगर क्लेम साथ में स्वदेशी का है, तो हमारी एंशियंट इंडियन पिनोलॉजी दंड पर बेस थी। इस्लामिक लॉ दंड पर बेस था। अंग्रेजों को तो ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ इन दोनों को हटाया और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लॉ हमको दिया। इतना बड़ा रिफॉर्म लॉ कि खुद अंग्रेजों के अपने देश में वैसा लॉ नहीं था। भारत को कोडिफाइड क्रिमिनल लॉ दिया गया जो इंग्लैंड में नहीं था। इसीलिए स्टीफन, जिसने इंडियन एविडेंस एक्ट ड्राफ्ट करने में बड़ी भूमिका निभाई, उसने कहा इंग्लैंड में तो केओस है और इंडियन क्रिमिनल लॉ, इंडियन पीनल कोड के बाद कॉस्मॉस बन गया है। आइए पहले हम प्राचीन काल के भारत के क्रिमिनल लॉ को समझें, फिर मध्यकाल के क्रिमिनल लॉ को समझें, इस्लामिक क्रिमिनल लॉ को समझें,
और तब हम ये समझ पाएंगे कि अंग्रेजों ने हमें क्या क्रिमिनल लॉ दिया था। और फिर चौथा प्रश्न होगा, आज हमने उस लॉ में जो बदलाव किए हैं वो क्या बदलाव हैं, उनमें से कौन से बदलाव अच्छे हैं और कौन से बदलाव में कुछ हमको दोबारा से पुनर्विचार करना चाहिए। माननीय गृह मंत्री ने कम से कम एक मुद्दे पर देश को भरोसा दिलाया है, संसद को भी भरोसा दिलाया है कि ये अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी है कि पुलिस कस्टडी अब 15 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है तो ये गलत है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो 15 दिन हैं वो आप एक बार में भी ले सकते हैं और 2 महीने और 3 महीने के पीरियड में भी ले सकते हैं कि कभी 3 दिन की ले ली कस्टडी, कभी 2 दिन की ले ली कस्टडी, कभी हफ्ता भर की ले ली कस्टडी। इस तरह के कुछ और क्लैरिफिकेशन आए तो मैं समझता हूं देश में जो थोड़ा बहुत लोगों को संकोच है इन लॉज को वेलकम करने में वो भी समाप्त हो जाएगा। तो आइए पहले देखें प्राचीन काल का क्रिमिनल लॉ। देखिए, जो हमारा वैदिक साहित्य है उसमें जो न्यायपालिका की व्यवस्था होगी उसके बारे में बहुत कुछ कम है। जिसके खिलाफ जुर्म हुआ है वो जिसने जुर्म किया है उसके सामने चला जाता था और इंसाफ की गुहार लगाता था और इंसाफ लेता था। बाद में उसका समाज, उसकी जाति उसमें इन्वॉल्व होने लगे। ऋग्वैदिक पीरियड में कुछ थोड़ा बहुत मेंशन, चोर को क्या सजा दी जाएगी, सजा कौन देगा, सजा वो देगा जिसकी यहां चोरी हुई। लेकिन पनिशमेंट्स बड़े सख्त थे हिंदू लॉ में। फाइन का पनिशमेंट, सेंसरशिप का पनिशमेंट, म्यूटिलेशन का पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी। आप सोचिए कि एक सिस्टम ऑफ ट्रायल, ऑर्डील्स, दिव्या, आपके हाथों में लोहे की जलती हुई गेंद दे दी जाएगी 66 तोले की। अगर हाथ जल गया तो आप गिल्टी हैं, अगर हाथ नहीं जला इसका मतलब आपने जुर्म नहीं किया। यानी प्रूफ करने का तरीका यह होगा कि मुल्जिम को किसी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, आग में चलना होगा। अगर वो जल गया तो जुर्म किया है, बच गया तो जुर्म नहीं किया। या उसको स्मॉल क्वांटिटी में जहर दिया जाएगा, विष दिया जाएगा। अगर विष का असर हो गया तो जुर्म किया है और विष का असर नहीं हुआ तो जुर्म नहीं किया। अगर उसको अपना बयान रिकॉर्ड कराना है, चप्पल उतारने होंगे, पगड़ी उतारनी होगी, दाएं हाथ में गोबर रखा जाएगा या घास रखी जाएगी, तब उसका स्टेटमेंट होगा। क्रिमिनल लॉ में मोटिव की बहुत महत्ता थी। पनिशमेंट का मतलब एक्सपाइएशन था। जो कुछ पाप किए हैं उनका पश्चाताप कर लो और उसके बाद प्योरीफाई होकर स्वर्ग चले जाओ। यही इस्लामिक लॉ में भी था। लेकिन हिंदू लॉ में एक और बड़ी चीज जो थी वो ये कि पनिशमेंट मुजरिम की कास्ट देख के होगा। ब्राह्मण का बहुत कम, क्षत्रिय का उससे ज्यादा, वैश्य का उससे ज्यादा और शूद्र का और दलित का सबसे ज्यादा। डिफेमेशन जैसे मामलात में जबान काट ली जाएगी अगर आप लोअर कास्ट के हैं। अगर हायर कास्ट के हैं तो कुछ फाइन दे के बच जाएंगे।
ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। अंग्रेजों को यह योगदान मानना पड़ेगा कि उन्होंने इस तरह के सिस्टम में रिफॉर्म किया। कुछ मुसलमानों ने किया रिफॉर्म, जो ट्रायल बाय ऑर्डील और अग्नि परीक्षा या पानी में डुबोया जाएगा, डूब गया तो जुर्म किया है, बच गया तो जुर्म नहीं किया, ये तो मुसलमानों ने ही खत्म कर दिया। मेडिवल पीरियड में ही इसको खत्म कर दिया गया। मैं समझता हूं कि यह मानने की जरूरत है कि हम समझें कि हमारा क्रिमिनल लॉ दंड बेस्ड था। मनुस्मृति में लिखा कि जब सब सोते हैं डंडा जागता है। मुसलमान आ गए, इस्लामिक लॉ ले आए। इस्लामिक क्रिमिनल लॉ भी पनिशमेंट सेंट्रिक है, रिफॉर्मेशन सेंट्रिक नहीं है। 3 तरह का क्लासिफिकेशन कर दिया। कैपिटल ऑफेंसेस और हद ऑफेंसेस। हद कहते हैं बाउंड्री को, कहा कि ये अल्लाह की लिमिट्स हैं, अल्लाह की बाउंड्रीज हैं, जिसने इनको क्रॉस किया उनको सबसे ज्यादा सख्त सजा दी जाएगी। सजा कुरान में लिखी हुई है और किसी जज को और किसी बादशाह को यह हक नहीं कि उस जज में उस सजा में कमी कर दे। कौन से कैपिटल ऑफेंसेस थे? अडल्ट्री या अडल्ट्री का झूठा इल्जाम लगाना, शराब पीना, चोरी, हाईवे रॉबरी, डकैती और अपोस्टेसी, मुसलमान होने के बाद इस्लाम को छोड़ देना और किसी दूसरे मजहब को अपना लेना। क्या आज हम इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं? फिर दूसरे तरह के जो जराइम थे उनको क़िसास कहते हैं, रिटेलिएशन, और उसमें ब्लड मनी ले ली जाती है, दिया ले लिया जाता है, खून बहा ले लिया जाता है। वो भी 2 तरह के थे, जिसमें किसी की जान चली गई और किसी को बहुत ज्यादा चोट लग गई। क्रिमिनल लॉ हिंदू लॉ के तहत भी और मुस्लिम लॉ के तहत भी उसका कुछ हिस्सा प्राइवेट माना गया। जैसे मर्डर एक प्राइवेट रॉन्ग था, आपने किसी के भाई को मार दिया, अब आप चाहें तो खूब लहा ले ले, ब्लड मनी ले लें और केस खत्म हो जाएगा। अंग्रेजों को क्रेडिट देना पड़ेगा कि ब्लड मनी के कंसेप्ट को उन्होंने खत्म किया। और फिर तीसरा वो क्राइम आ गए जिनको डिस्क्रिशनरी क्राइम्स आप कहते हैं, जिसमें जज को डिस्क्रिशन है। वो डिस्क्रिशनरी क्राइम्स, ताजीर, काउंटर फीटिंग ऑफ क्वाइंस, छोटी मोटी चोरी, जुआ खेलना, नेग्लिजेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, सरकारी खजाने में खुर्द बुर्द कर देना, मिस एप्रोप्रिएशन कर देना। अब जज के पास एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है, जितनी चाहे सजा दे दे। ये अंग्रेजों को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने मैक्सिमम सजा जज कितनी दे सकता है इंडियन पीनल कोड में लिख दी। इस्लामिक लॉ ऑफ एविडेंस भी और हिंदू लॉ ऑफ एविडेंस भी मॉडर्न नहीं था, डिस्क्रिमिनेटरी था। शूद्रा एविडेंस नहीं दे सकता, गुलाम एविडेंस नहीं दे सकता, एक मर्द की गवाही 2 औरतों के बराबर मानी जाएगी, पागल दीवाना एविडेंस नहीं दे सकता। इसमें रिफॉर्म किया, अंग्रेजों ने रिफॉर्म किया।
एंशिएंट पनिशमेंट के सिस्टम, हाथी के नीचे कुचल देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, जिंदा जला देना, हाथ काट देना, पत्थर मार देना, यह सब अंग्रेजों ने खत्म किया। लेकिन एंशिएंट सिस्टम में भी चाणक्य एक ऐसा स्कॉलर था हमारा जिसने कहा कि ब्राह्मण को भी सजा होनी चाहिए। चाणक्य इस विचार के नहीं थे कि ब्राह्मण को सजा न दी जाए। इस्लामिक लॉ में कुछ कमियां थी, उन कमियों को अंग्रेजों ने खत्म किया। अब मर्डर के केस में खूब बहा नहीं लिया जा सकता। ब्लड मनी के आइडिया को एबॉलिश कर दिया। डिग्रेडिंग और क्रूएल पनिशमेंट्स को समाप्त कर दिया। नॉन बिलीवर मुसलमान के खिलाफ गवाही नहीं ले सकता था। अंग्रेजों ने कहा नहीं, वो गवाही दे सकता है, उसकी गवाही मानी जाएगी। मैं ये समझता हूं कि अंग्रेजों के इस कंट्रीब्यूशन को डिनाई नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल लॉ के ऐसे उसूल अंग्रेजों ने बनाए कि हर एक को इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाए। जो भी चीज जुर्म बनाई जाए उसको प्रिसाइजली इन द नैरोएस्ट पॉसिबल टर्म्स डिफाइन कर दिया जाए, उसकी तारीफ लिख दी जाए। कितने हमने जो डेफिनिशंस जराइम की इंडियन पिनल कोड में दी हुई थी, नई भारतीय न्याय संहिता में इंप्रूव की हैं, ये हम आपको बताएंगे आगे के वीडियोस में। मिनिमम कॉस्ट हो, कम से कम टाइम लगे, लैंग्वेज लॉ की अनइक्विवोकल हो, कंसाइज हो। प्रॉब्लम्स थी। अंग्रेजों का कानून है, 19वीं सदी का कानून है, जल्दी में नहीं बनाया। चार्टर एक्ट 1833 के तहत पहला लॉ कमीशन बना। लॉर्ड मैकॉले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपी थे उसके चेयरमैन बने। 1846 में रिपोर्ट आई। फिर दूसरा लॉ कमीशन बना। फिर 1860 में गवर्नर जनरल ने हस्ताक्षर किए। 1862 में लागू हुआ। एक 30 साल की मेहनत से ताजीराते हिंद बनी और ऐसी बनी कि उसे दुनिया के क्रिमिनल लॉ में एक नुमाया प्लेस हासिल है। आज विश्व में वो क्रिमिनल लॉ की मॉडल कोड मानी जाती है और पूरे कॉमनवेल्थ में वो लागू है। एविडेंस लॉ जो बना वो सारे विश्व में आज उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाती। अंग्रेजों के अपने देश में पुलिस को अगर कन्फेशन किया है तो वो एडमिसेबल था, भारत में कह दिया एडमिसेबल नहीं है। किस चीज की गवाही दी जाएगी, रेलिवेंट क्या है, यह बताया। फिर एडमिसेबल एविडेंस क्या होगी यह बताया, और फिर क्या एविडेंशियरी वैल्यू होगी यह बताया, और फिर डिटेल में क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के कोड में लिख दी। उसको लिखने की भी प्रोसेस आसान नहीं थी, उसमें भी समय लगा। 1861 से लेके 1882 तक 16 एनेक्टमेंट थे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के। फिर फाइनली 1898 में वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आई, जिसको हमने 1973 में बदल दिया। मैं ये समझता हूं कि जो भी कोशिश की है भारत सरकार ने उसको ऑब्जेक्टिवली समझा जाए
उसमें बहुत सी चीजें अच्छी आई हैं, उनकी प्रशंसा की जाए। टाइमलाइंस आई हैं, यह एक अच्छी बात है। 0 FIR आई है, यह एक अच्छी बात है। कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान आया है, यह एक अच्छी बात है। साइबर फॉरेंसिक्स पर एम्फेसिस हुई है, यह एक अच्छी बात है। चार्जेस फ्रेम 60 दिन के अंदर होंगे, यह एक अच्छी बात है। पहली हियरिंग से 60 दिन, फाइलिंग ऑफ केस 90 दिन के अंदर होगी, जजमेंट 45 दिन के अंदर आ जाएगा आर्गुमेंट खत्म होने के बाद। आगे के वीडियोस में हम एक एक लॉ को लेंगे। पहले भारतीय न्याय संहिता लेंगे, फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेंगे और फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेंगे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।